हाय गाइस, वेलकम टू शाह क्लासेस ऑनलाइन। जैसा कि अभी दो लेक्चर हुआ है, लेक्चर नंबर 3 है पॉलिटी का और लेक्चर नंबर 3 ज्योग्राफी का भी होगा। अभी दो दो लेक्चर आया है। तो आज मैं अभी कल के लेक्चर में मैं पंचायती राज के बारे में बताया था कि पंचायती राज वो किस तरह से अस्तित्व में आया और किस तरह से उसका जो है उत्थान हुआ। अब जो है आज वाले में बात करेंगे नगर प्रशासन की। नगर प्रशासन, नगरीय व्यवस्था किस तरह से हुई, जैसे नगर पालिका, नगर निगम। और तो इसके पहले जो है हम लोग देखें कि कल पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें 3 राज्य ऐसे थे जहाँ पे पंचायत व्यवस्था नहीं है। जैसे कि एक है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। ये 3 जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, यहाँ पे जो है मिजोरम, नागालैंड और एक है मेघालय। मेघालय, ये 3 जो स्टेट हैं यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक स्तरीय जनजाति परिषद है। एक स्तरीय जनजाति परिषद है। और अगर हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश, ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया है। आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया है। यही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया है। और केरल एक ऐसा राज्य है जो एक्सेप्शन है, अपवाद है केरल, क्योंकि लगभग सभी स्टेट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, और एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो होते हैं ये पदेन सदस्यता रखते हैं। ये स्थानीय स्वशासन की सभी संस्थाओं में ये पदेन सदस्यता रखते हैं। पदेन सदस्यता का मतलब क्या होता है, यानी कि ये पद पर रहते हुए भी वो सदस्यता रखते हैं। यानी कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद के पद पर कोई है तो उस क्षेत्र का, यानी जिस क्षेत्र में वो है, वो ये किसी भी स्थानीय स्वशासन की सदस्यता रखता है। और एमएलए, ये भी अगर एमएलए उस टाइम है, यानी वो पद पर है उस टाइम पर, तो ये भी सदस्यता रखता है। और केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सिर्फ ग्राम सभा में इनकी सदस्यता मानी जाती है, बाकी कहीं नहीं। ये एक्सेप्शन है। और केरल जो है एक आदर्श पंचायती राज का एक आदर्श मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक न्याय अधिकरण, जैसे कि अपीली न्याय अधिकरण, यहाँ पे जो है अपीलीय न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए व्यवस्था की गई है। एक इस तरह से जो है ये एक आदर्श रूप में है। और अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो पंचायती राज मंत्री थे, सर्वप्रथम या स्वतंत्र भारत के, अगर कह लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री थे जो एस.के. डे, यानी कि सुरेंद्र कुमार डे। ये जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री थे। ये एक फैक्टेबल चीज थी, यानी कि याद रखने वाली चीज है जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से। और अगर हम लोग बात करें अब इससे जुड़े
प्रावधानों की तो एक आता है पेशा, पेशा एक्ट, बहुत ही फेमस है। पेशा एक्ट, पंचायत अधिनियम, यानी अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार। अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996, और इसी को पेशा बोलते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसमें जो है अनुसूचित क्षेत्रों का जो था, उसमें इसके लिए जो बहुल आयाती जो बहुल क्षेत्र थे, अनुसूचित क्षेत्र थे, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था यहाँ, यानी कि उन पर ये लागू नहीं होता था। जो 24 अप्रैल 1993 के दिन जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, जो व्यवस्था की गई थी उसके अंतर्गत ये अनुसूचित क्षेत्र नहीं आता था। लेकिन आर्टिकल 243 ई के खंड बी में यह प्रावधान किया गया था कि संसद जो है, ये जो वर्जित क्षेत्र है यानी जो अनुसूचित क्षेत्र है, इसके अकॉर्डिंग जो है ये संविधान बना सकती है, यानी कि इस पर भी लागू कर सकती है अगर संसद चाहे तो। इसके अकॉर्डिंग जो लिखा गया था कि अगर संसद चाहे तो इस क्षेत्र में भी ये प्रावधान लागू कर सकती है। इसीलिए संसद के द्वारा दिसंबर 1996 में प्रस्ताव रखा गया और ये 24 दिसंबर 1996 को लागू कर दिया गया। प्रस्ताव पारित हुआ और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया। 24 दिसंबर 1996 को यह प्रस्ताव लागू कर दिया गया। अब इस प्रस्ताव को अगर देखा जाए तो इसमें जो उपबंध थे, इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी, इसी को पेशा नाम से जाना गया, यानी कि इसका विस्तार कर दिया गया था, अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार कर दिया गया था। तो 24 दिसंबर 1996 को ये लागू कर दिया गया था। अब इसमें जो थी ग्राम सभा को शक्तिशाली बना दिया गया था, यानी कि ये कहा गया था कि अगर कोई विकास का कार्य या कोई भी सामाजिक विकास का कार्यक्रम हो, अगर अनुसूचित क्षेत्रों में अगर कोई कार्य किया जाता है विकास का या तो उससे पहले ग्राम सभा की स्वीकृति जरूरी है। ग्राम सभा की स्वीकृति जरूरी है, यानी ग्राम सभा से पहले स्वीकृति लेनी पड़ेगी। पहले ग्राम सभा जब तक वो नहीं मानेगी तब तक विकास का कार्य नहीं चलाया जा सकता। इसके अंतर्गत यही किया गया था कि विकास के कार्यों को जो है इसको ग्राम सभा को जो है सशक्त यानी मजबूत बना दिया गया था। और यही था, और इसमें जो है यही कहा गया था कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जाति या जनजाति के जो लोग हैं जो रहते हैं वहाँ पे ऐसी ग्राम सभा का एक ग्राम सभा बनाई जाएगी जो भी वहाँ पे हो उसका वो निवारण कर सके, ग्राम सभा का जो है उसका निवारण कर सके, और स्वशासन और शोषण मुक्त स्वशासन जो वहाँ का स्वशासन होगा, उस अनुसूचित क्षेत्र का जो स्वशासन होगा वो शोषण मुक्त हो, ऐसा इसमें जो है प्रावधान किया गया था ये पेशा एक्ट में। इतनी ही इंफॉर्मेशन फिलहाल के लिए, आगे देखेंगे अगर तो। अब हम लोग देखते हैं नगर निगम के बारे में, नगर पालिका यानी नगरीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में।
आज हम लोग देखेंगे नगरीय प्रशासन व्यवस्था क्या थी, और उसमें जो है नगरीय प्रशासन व्यवस्था। नगरीय प्रशासन व्यवस्था सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसमें, तो 1687 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास में नगर निगम नामक संस्था की स्थापना की गई थी। नगर निगम नामक संस्था की स्थापना की गई थी 1687 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास में नगर निगम नामक संस्थान की स्थापना की गई थी। एक संस्था थी, उसकी स्थापना की गई थी। और उसके बाद 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट में भी मद्रास, कलकत्ता और एक बम्बई, यहां पर भी नगर निगम की व्यवस्था शुरू कर दी गई थी 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब एक चीज और चीज में कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1919 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे नगरीय प्रशासन के संबंध में कुछ व्यवस्थाएं की गई थी, और इसी व्यवस्था के अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेताओं ने नगर पालिका में प्रवेश किया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने नगर पालिका में प्रवेश किया था। और इसी के बाद 1924 और 1925 में इलाहाबाद में ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष थे। इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष थे। जैसा कि कल मैंने बताया था कि 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज को जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायती राज थी उसकी व्यवस्था की गई थी। और उसी के तहत जैसे वर्ष 1989 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके द्वारा प्रयास किया गया कि नगरीय शासन व्यवस्था और ये स्थानीय शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए। तो उन्होंने कल जो मैं बताया था कि 64वां संविधान संशोधन 1989 में जब संसद में पेश किया था, तो उसी के साथ साथ 65वां भी किया था। 64वां और 65वां दोनों किया था। 64वां जो था वो ग्रामीण एरिया से रिलेटेड था, और जो 65वां था वो नगरीय एरिया से रिलेटेड था। तो यहाँ पे 64वां और 65वां संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी द्वारा पेश किया गया था। लेकिन ये लोकसभा में तो पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, तो ये रिजेक्ट हो गया। उसके बाद जो है 73वां और 74वां ये 1992 में पेश किया गया था। पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम तो प्रधानमंत्री थे, वो थे पीवी नरसिम्हा राव, इनके द्वारा पेश किया गया था। और ये पास भी हो गया था 22 दिसंबर और 22 एंड 23 दिसंबर को 1992 को ये पास हो गया था संसद में। लोकसभा ने 22 दिसंबर को और राज्यसभा ने 23 दिसंबर को पास कर दिया। उसके बाद ये 20 अप्रैल को राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिया। इसको 17
17 राज्यों ने स्वीकृति भी दे दी, इसको मान लिया। और 20 अप्रैल को 1993 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई, हस्ताक्षर कर दिया गया। और 24 अप्रैल 1993 को ग्रामीण क्षेत्र में जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, यानी पंचायती राज को लागू कर दिया गया। लेकिन अगर हम लोग नगरीय प्रशासन की बात करें तो नगरीय प्रशासन में 1 जून 1993 को लागू किया गया था नगरीय प्रशासन व्यवस्था में। तो ये था इसका बेसिक। और अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत चौहत्तरवां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत नगरीय शासन के लिए 243 बी से लेकर 243 ZG तक प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स 243 बी से लेकर 243 ZG तक, इसके अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया। और इसके अंतर्गत एक भाग 9A जोड़ा गया था और 12वीं अनुसूची भी जोड़ दी गई थी। इस अमेंडमेंट में, इस संशोधन में 9A जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची भी जोड़ दी गई। अनुसूची जोड़ के जो नगरीय शासन व्यवस्था थी उसको विस्तृत कर दिया गया। नगरीय शासन व्यवस्था को, शासन जो था वो विस्तृत रूप से इसमें जो है इसको विस्तृत कर दिया गया। और अब अगर हम लोग बात करें नगर पालिका, सबसे पहले इसमें जो है नगर पालिका आता है, फिर इसके बाद आता है नगर पंचायत, फिर इसके बाद आता है नगर निगम। ये जो होता है ये छोटे क्षेत्र के लिए होता है, छोटे शहर के लिए, उससे बड़े से बड़े शहर के लिए, सबसे बड़े शहर के लिए नगर निगम। तो इसमें आर्टिकल 243 पी में नगर पालिका से रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं। नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। और अगर 243 क्यू की बात करें, नगर पंचायत से संबंधित है। 243 आज की बात करें, नगर निगम से संबंधित है। अब अगर हम लोग देखें इसका गठन कैसे होता है, नगर पालिका की संरचना क्या है, थोड़ा सा नगर पालिका की संरचना पर भी हम लोग बात करते हैं। नगर पालिका का जो क्षेत्र होता है वो कई भागों में बटा रहता है, जिसे वार्ड कहते हैं। नगर पालिका का जो क्षेत्र होता है वो कई वार्डों में बटा होता है। और राज्य का विधानमंडल जो है, जो राज्य का विधानमंडल होता है उसको जो है ये ऐसे व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दे सकता है, ऐसे व्यक्तियों को अध्यक्षता दे सकता है। यानी कि इसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर मान लीजिए कि नगर पालिका का अध्यक्ष अगर किसी व्यक्ति को बनाना है तो राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा ऐसा कर सकता है। लेकिन वो कंडीशन है कि वो ऐसे व्यक्तियों को अध्यक्षता देगा जो नगर पालिका से संबंधित जानकारी रखता हो, यानी अनुभव हो, एक तरीके से कह लीजिए उसको अनुभव हो। लेकिन ये अधिवेशन में जो है वोट नहीं देगा, इसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, वोट का अधिकार नहीं होगा। जब अधिवेशन होगा नगर पालिका का तो ये वोट नहीं दे सकता। और अगर बात करें तो एमपी और एमएलए,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, जो राज्य के की विधानसभा के जो विधायक होंगे उस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र की नगर पालिका की बात होगी, अगर नगर पालिका उस क्षेत्र में आती है, अगर वो पूरी तरह से अगर वो आती है या अंशतः ही आती है, तो भी ये जो होंगे मेंबर, ये इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो राज्यसभा, यानी ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। राज्यसभा और विधान परिषद ये भी अध्यक्षता कर सकते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में मतदाता सूची में इनका नाम पंजीकृत होना चाहिए, यानी उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की ये अध्यक्षता चाहते हैं, उसमें मतदाता जो सूची होगी उसमें इनका नाम रहना चाहिए, तभी ये अध्यक्षता कर सकते हैं। इसकी कंडीशंस हैं, यही 3 कंडीशन है। और एक और है कि जो अगर 3 लाख जनसंख्या अगर नगर पालिका की 3 लाख है या उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पे वार्ड समितियाँ होती हैं, वार्ड समितियाँ होती हैं। और इसका प्रावधान आर्टिकल 243 में किया गया है। वार्ड समितियों का प्रावधान 43 में किया गया है। और अगर हम लोग बात करें आरक्षण की, तो आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। आरक्षण का प्रावधान 243 में किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, यानी कि महिलाएं किसी भी जाति या धर्म की हों, उनको उनका 1/3 आरक्षण यानी रिजर्वेशन दिया गया, 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। और यहाँ पे जो है अध्यक्ष के लिए भी रिजर्वेशन हो सकता है, लेकिन है नहीं अध्यक्ष के लिए रिजर्वेशन, लेकिन ये राज्य का विधानमंडल चाहे तो कर सकता है। राज्य विधानमंडल चाहे तो अध्यक्ष को भी आरक्षण दे सकता है, इसका रिजर्वेशन कर सकता है। इसमें भी कुछ प्रावधान, अगर अवधि की बात करें, नगर पालिका की अवधि तो 5 वर्ष के लिए इसका गठन होता है नगर पालिका का, लेकिन ये 5 वर्ष से पहले भी भंग की जा सकती है। और अगर इसका कार्यकाल 6 वर्ष से 6 महीने से कम बचा हुआ है, यानी कि तब जरूरी नहीं कि 6 महीना के अंदर जो है चुनाव कराया जाए, लेकिन अगर इसका कार्यकाल अगर 6 महीने से ज़्यादा बचा हुआ, जैसे 5 साल है, और अगर इसको पहले ही भंग कर दिया गया, यानी कि मान लीजिए कि 4 साल होते होते इसको भंग कर दिया गया, यानी 6 महीना अभी इसका कार्यकाल बचा हुआ है, तो भंग कर दिया जाएगा, उससे पहले भंग कर दिया जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि 6 महीना के अंदर उसका जो है चुनाव फिर से दोबारा कराया जाए। और ये आर्टिकल 243U में इसका जिक्र किया गया है कि अगर जो है नगर पालिका अपनी अवधि से पूर्ण भंग पहले ही भंग हो जाती है, यानी कि अब वो टूट जाती है, तो उसका ज़रूरी है कि 6 महीना के अंदर उसका चुनाव करवाया जाए। और इस तरह से इसका कार्यकाल हो गया। और इसकी शक्तियों का भी जिक्र जो है, सदस्यों की अगर अयोग्यता की बात की जाए, इसके बाद सदस्यों की अयोग्यता में है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो अयोग्यता उसके आधार पर निर्धारित की जाएगी, जो राज्य विधानमंडल जो विधि के द्वारा जो इसके लिए योग्यता रखा होगा, उसी योग्यता को माना जाएगा। अगर उसकी योग्यता के अनुसार कोई व्यक्ति नहीं है तो उसको अयोग्य माना जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। और फिर शक्तियां भी इसको जो है आर्टिकल 243W के तहत इसको शक्तियां भी प्रदान की गई हैं, वो भी राज्य विधानमंडल के द्वारा ही शक्तियां इसको दी जाती हैं। और कर का अधिकार भी इसको होता है। इस तरह की चीजें जो है इसमें पाई जाती हैं नगर पालिका में। अगर वित्त संबंधी अगर बात करें तो 243, अगर मान लीजिए वित्त संबंधी अधिकार की बात करें तो 243Y में इसका जो है वित्त संबंधी अधिकार है। जबकि हम लोग पढ़े थे पंचायती राज में, तो उसका जो वित्त संबंधी अधिकार था उसका 243I में था, और इसका 243Y में है वित्त संबंधी अधिकार। अब चुनाव संबंधी अधिकार 243Z में है। नगर पालिका का चुनाव किस तरह से होगा, 243Z में है। जो इसका चुनाव की अगर बात करें तो 243
ZA से लेके ZG, इसके अंतर्गत चुनाव का प्रावधान किया गया। राज्य का जो निर्वाचन आयोग होगा वो इसके लिए गाइडलाइन तय करेगा कि इसका चुनाव किस तरह से कराया जाए और किस तरह से नहीं कराया जाए। तो ये हम लोगों का हो गया नगर प्रशासन। नगर प्रशासन की कुछ बातें थी। हालांकि एनसीईआरटी में इतनी डीपली नॉलेज नहीं दी हुई है, इतना डीपली नहीं बताया गया है, लेकिन मैं पढ़ा था पहले इसको जो है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बता दिया। लेकिन एनसीईआरटी की अगर बात करेंगे तो आपको इतना डीपली नहीं मिलेगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में आगे का होगा। नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।